हेलो जी, एक बार फिर हम बात कर रहे हैं आज के एग्जाम के आंसर की दिसंबर 2025 CSIR नेट लाइफ साइंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन पार्ट 2 आई फ्लाई के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन मार्क्स इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। तो मैं याद होगा कि भाई ये दो चीजें होती हैं, एक होता है यूक्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। तो जब कभी डीएनए को कॉम्पैक्टली पैक किया जाता है तो उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्म बोलते हैं, जहां वो ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, रिपेयर ये सब नहीं कर सकता, डीएनए इज नॉट अवेलेबल। और जब डीएनए लूजली पैक होता है जैसे 11 नैनोमीटर की फॉर्म में, तब उसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। और ये दोनों फॉर्म जो होती हैं टाइम टू टाइम इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भाई कभी ना कभी तो डीएनए को डिवाइड भी करना पड़ेगा, सारे डीएनए को, तो सारा डीएनए खुलना ही पड़ता है और अलग अलग रीजन्स को ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। तो इनका रेगुलेशन होता है और ये रेगुलेशन होता है हिस्टोन्स के मॉडिफिकेशन के कारण या फिर कोई ऐसा हिस्टोन जो कि नॉर्मल हिस्टोन से अलग है। अब उन्होंने यहाँ पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा हिस्टोन मार्क इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, यानी कि बाकी जो तीन हैं ये हेट्रोक्रोमेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक जो है हेट्रोक्रोमेटिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब तीन इनमें से कॉम्पैक्ट पैकेजिंग में जाने जाते हैं। अब ये H3K9 है, मैक्रो H2A है, H2AX है, H4K20 है। ये जो टर्मिनोलॉजी समझ लो, जैसे H3K9 इसका मतलब है कि हिस्टोन का नाम है H3। H3 नाम का जो हिस्टोन होगा ये सपोज प्रोटीन है, हिस्टोन H3, और इसमें 9th पोजीशन पर 1 2 3 4 से लेकर के 9th पोजीशन पर एक लाइसिन अवेलेबल है। अब इसका मॉडिफिकेशन आपको याद होना चाहिए कि भाई इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, मिथाइलेशन होता है, एस्टाइलेशन होता है। मैक्रो H2A ये एक हिस्टोन का वेरिएंट है, H2AX ये भी हिस्टोन 2A का एक वेरिएंट है, और H4K20 अगेन ये पोजीशन है, हिस्टोन H4 पर 20वां लाइसिन। तो देखिए हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन कॉन्सेप्ट में आप ही क्लियर कर चुका हूं। अब देख लेते हैं, पहली बात तो वेरिएंट की बात कर लेते हैं। हिस्टोन H2A के कई सारे वेरिएंट पाए जाते हैं, इनमें से एक है H2A.X जो कि डीएनए डैमेज सिग्नलिंग में पहचाना जाता है, मतलब ये कॉम्पैक्ट पैक नहीं करेगा डीएनए को। जब कभी डीएनए डैमेज होता है तो ये आ जाता है वहां पर और डीएनए खुल जाता है ताकि उसे रिपेयर किया जा सके। ऐसे A to Z जो है ये है ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन। फिर मैक्रो H2A, मैक्रो H2A2 ये भी इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम के लिए हैं, यानी कि सब सप्रेशन के लिए हैं। तो ऐसे ही कई सारे तरह के वेरिएंट पाए जाते हैं और केमिकल मॉडिफिकेशन भी, जैसे कि तुम्हें याद होगा H4 की 20th पोजीशन पर पाए जाने लाइसिन का मिथाइलेशन होता है। मिथाइलेशन जब भी कभी होगा तो डीएनए कॉम्पैक्ट पैक हो जाएगा। ऐसे हमने H3 में पढ़ा था K9, और यहाँ पर मिथाइलेशन भी है और एस्टाइलेशन भी है। तो देखिए एस्टाइलेशन हुआ तो जीन ऑन हो जाएंगी और मिथाइलेशन हुआ तो जीन ऑफ हो जाएगी हेट्रोक्रोमेटिन बनने वाली कहानी में। तो अब इस पूरे एग्जाम्पल्स को देख करके देखो H3K9 जो है ये दोनों ही चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैक्रो H2A कॉम्पैक्ट पैकेजिंग के लिए, H2AX ये था आपका डैमेज वाला, यानी कि ये यूक्रोमेटिन बनाने में हेल्प करेगा। एक्सप्लेनेशन हमने ऐड भी कर दिया। H2AX ये जो है की इंडिकेटर ऑफ द डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स। तो जब कभी डीएनए में डबल स्ट्रैंड डैमेज होंगे तो उसे रिपेयर करना तो डीएनए खोलना पड़ेगा ना, तब ये हिस्टोन आता है नॉर्मल न्यूक्लियोसोम के अंदर ताकि डीएनए खुल सके। बाकी ये सब जो हैं, अगर खासतौर से मिथाइलेशन की बात करें इसकी, तो ये हेट्रोक्रोमेटिन बनाता है कॉन्स्टिट्यूटिव। मैक्रो H2A ये भी हेट्रोक्रोमेटिन बनाता है, और ये 20 इसका ट्राइमिथाइलेशन ये भी हेट्रोक्रोमेटिन ही करेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे दिखी गई थी। एक क्वेश्चन आया था हमारा फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। स्मॉल पॉक्स है, टेटनस है, रुबेला है और मीजल्स है। भाई टेटनस का तो हम बचपन से टीका लगवाते आ रहे हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है इसका एक, जिसे हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के नाम से जानते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर हमें ये पता है तो बाकी सारे वायरस ही हैं, चाहे तुम्हें पता हो या ना पता हो। ये इमेज तुम्हें याद है ना, कौन सी बीमारी में पढ़ते हैं हम लोग, टिटनस में स्पाज्म की कहानी है। तो टिटनस जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, इसलिए शरीर अकड़ जाता है। स्मॉल पॉक्स एक सीरियस हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है और ये वायरुला वायरस करता है। रुबेला जिसे हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, इसे रुबेला वायरस करने वाला है। और मिजल्स के लिए पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली के बहुत सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्वेश्चन 3 था, विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ शुगर रिप्रेजेंट करेक्ट एनोमेरिक और एपिमेरिक रिलेशनशिप्स। तो भाई देखो यहाँ पर मल्टीपल आंसर हैं इस क्वेश्चन के। अब जैसे कि मैं कहूँ डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज, एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन। तो ये दोनों असल में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं। ये एनोमर या एपिमर नहीं है। एनोमर वो होते हैं जो एनोमरिक कार्बन पर आइसोमरिज्म दिखा रहे हो, और एपिमर्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कार्बन की पोजीशन पर बदलाव दिखा रहे हो।
अब जैसे कि हम एक डायग्राम ये देख लें, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों एल्डिहाइड हैं, दोनों में कार्बन नंबर 2 के पास OH इधर है, कार्बन नंबर 3 के पास OH इधर है दोनों में, और कार्बन नंबर 4 पर देखो इसका OH ही है, इसका OH एक का लेफ्ट हैंड साइड और एक का राइट हैंड साइड, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ कार्बन नंबर 4 है जो दोनों का अलग है, और इसलिए दोनों एक दूसरे के परफेक्ट एपिमर हैं। डी राइबोस और डी राइबोलोज ये एक कीटोन है और एक एल्डिहाइड है 5 कार्बन के, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है। तो ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए, तो ये भी हमारे एपिमर या एनोमर नहीं है। अब आती है अल्फा डी ग्लूकोज की और बीटा डी ग्लूकोज की। तो भाई देखो कार्बन नंबर 1, जब कभी हम किसी एल्डिहाइडिक शुगर की बात कर रहे हैं जैसे ग्लूकोज, तो उसमें कार्बन नंबर 1 जो है ये एनोमरिक कार्बन है, और अगर इस पर मुझे OH यहाँ दिखाई दे रहा है, एक में OH ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएगा, और ये एक एनोमेरिक एपिमर है, एनोमेरिक कार्बन का। तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों ही आंसर हैं आपके, ऑप्शन नंबर बी भी और ऑप्शन नंबर सी भी। अगर अब आपको इसमें से कोई सा एक पर्टिकुलर मारना है कि भाई हम कम से कम एक कौन सा मार के आए, तो बेस्ट 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 जो है सी वाले को मार के आओ, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एनोमेरिक एपिमर है। हो सकता है ये और ना लिखना चाह रहे हो और फालतू में लिखा गया हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो गड़बड़ हुई है और की वजह से भी है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 4। हमने लास्ट वीडियो में भी रैक की बात की थी, लेकिन वहाँ इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, तो दोबारा यहाँ समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय बैक्टीरियल रैक ए प्रोटीन। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज रखी हैं वो है ATP हाइड्रोलाइसिस एक्टिविटी, स्ट्रैंड एक्सचेंज एक्टिविटी, न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी और प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी। अब कंडीशन बिल्कुल क्लियर हुई। तो क्वेश्चन ये था असल में कि रैक ए कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है। भाई जहाँ पे कहीं डबल स्ट्रैंड ब्रेक है हो रखा है या सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक भी है, तो वहाँ पे रैक ए आता है, एक्टिवेट करता है सिस्टम को, और ये आगे जब भी बाइंड करेगा तो इससे बाइंडिंग करने के लिए ATP की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ATP हाइड्रोलाइसिस करने की एबिलिटी इसके पास है। ये एक सिंगल स्ट्रैंड को होमोलोगस डबल स्ट्रैंड में एक्सचेंज करा सकता है, तो स्ट्रैंड एक्सचेंज करने की एक्टिविटी भी इसके पास। DNA को काटने छाटने की एबिलिटी इसके पास नहीं है। अगर DNA को काटना हुआ, जैसे इस स्ट्रैंड में बाद में कट करके ये स्ट्रैंड निकल जाएगा, इसे काटने के लिए रैक BCD कॉम्प्लेक्स आता है, उसके पास है ये न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी इसके पास नहीं है। देन प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, जब भी कभी SOS रिपर सिस्टम की बात करोगे आप, तो रैक ए एक्टिवेट होकर के लेक्स ए को काट डालते हैं प्रोटीन को, जो कि इनहिबिटर था आपके SOS रिस्पॉन्स का। तो जैसे ही लेक्स ए कट जाता है तो उसके बाद वो एंजाइम्स बनने शुरू हो जाते हैं जो DNA डैमेज को रिपेयर करते हैं। ये SOS रिपेयर की स्टोरी कहानी थी। तो मतलब ये प्रोटीन भी काट सकता है एक्टिवेट होने के बाद। तो इसलिए डी वाला आंसर ठीक है, बी वाला ठीक है, ए वाला ठीक है। जो पूछा हुआ था कि भाई नोट वाली प्रॉपर्टी जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोलिटिक एक्टिविटी। अब आती बात क्वेश्चन नंबर 5 की, विच फॉलोइंग इज नॉट कोज्ड बाय एट्रियोपेप्टिन्स, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स। और यहाँ पर हमें जो दे रखी है कंडीशन, इन सारी कंडीशन में से वैसो कंस्ट्रिक्शन वाली जो कंडीशन है ये गड़बड़ है। असल में ये वैसो डायलेशन करता है। हम जानते हैं कि एट्रियोपेप्टिन्स, जैसे हम लोग एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड या ANP भी कहते हैं, ये हार्मोन्स हैं दैट प्राइमरी प्रमोट वैसो डायलेशन, यानी कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, नतीजा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। दे आल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ रेनल एफरेंट एट्रियोल्स, जो कि इंक्रीज करता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को, मतलब किडनी में प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन जर्नल इफेक्ट जो है इनका वो वैसो डायलेशन का है। जो बाकी जो एबिलिटीज थी, जैसे कि नाइट्रोयूरेसिस, इसका मतलब होता है सोडियम एक्सक्रीशन को बढ़ाना, ये प्राइमरी इफेक्ट है इस पेप्टाइड का। डायूरेसिस, इंक्रीज्ड वाटर एक्सक्रीशन, तो ये भी करता है। इनहिबिशन ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, ये काम भी करता है। तो जो नहीं करता है वो था वैसो कंस्ट्रक्शन ही डायलूशन करता है। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। कभी ना कभी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा अपना, तो होता क्या है कि कंप्लीट ब्लड लेते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट में आता है कि भाई कितना तुम्हारा RBC है, कितना तुम्हारा WBC है, WBC के टाइप कितने हैं, हीमोग्लोबिन कैसा है। उस मशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। इन कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल एनालिसिस यूजिंग एन ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय। तो देखिए जो ये मशीन है, इस मशीन में कई सारे प्रिंसिपल इस्तेमाल होते हैं। इसमें एक तो है इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस और साथ में फ्लो साइटोमेट्री। इसकी वजह से हम लोग सेल काउंट, साइज, क्लासिफिकेशन सेल्स का हम ये सब कर पाते हैं। प्लेटलेट कितनी है, RBC कितनी है, WBC कितनी है। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट बताने में हेल्प करता है वाला मेथड जो है।
लेकिन अगेन देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा था कि हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर की जाती है। तो जब हमें हीमोग्लोबिन मेजर करना है इसके अंदर, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल होता है, जो इसी मशीन का पार्ट है। यहाँ पे अलग अलग तरह की वेवलेंथ डाली जाती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन की हमें कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सब कुछ मालूम पड़ जाता है। अब जो बाकी बातें दे रखी थी इसमें ऑप्शंस में, सेडिमेंटेशन एनालिसिस, इसका इस्तेमाल होता है जब हम लोग ESR टेस्ट करते हैं, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जानने के लिए। हालांकि इससे हमें इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन मालूम पड़ती है, लेकिन क्वांटिटेटिव मालूम नहीं पड़ती। मतलब हम कहेंगे अच्छी कॉन्सेंट्रेशन है या बुरी कॉन्सेंट्रेशन है, बस ये नंबर मालूम नहीं पड़ता, तो इसलिए ये तो आंसर नहीं है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता, ये लैब में करते हैं हम लोग, लैब में जनरली किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यहाँ नहीं होती इस मेथड के अंदर। ये भी प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए या फिर मेडिकल साइंस में जो एडवांस इमेजिंग सिस्टम्स है वहाँ पर NMR का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज इनकरेक्ट। हमें प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन की बात करनी है। ओके, तो पहला हिंट तुम्हें ही मिल गया। देखिए साहब, NPT सेकेंड स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस, म्यूटेंट ALS इमिडाजोलिन रेजिस्टेंस, AADA रेफेम्सिन रेजिस्टेंस, पैट पेनिसिलिन रेजिस्टेंस, इसमें से ऑड वन कौन है? सिंपल सी बात। देखिए जितने भी ये नाम दिए गए हैं एंटीबायोटिक्स के, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सिस्टम पर हमला करते हैं, केवल एक पेनिसिलिन नहीं करता। तो अगर तुम इस बुद्धिमत्ता के साथ भी जाते तो यहीं पकड़ लेते इस बात को, क्योंकि हमें प्लांट सिलेक्शन मार्कर जीन चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर में जो इस्तेमाल करते हैं। तो डिटेल्स ले लेते हैं कहानी के। NPT सेकेंड जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस वाली कहानी की बात कर रही है। तो देखिए जनरली क्या होता है कि NPT सेकेंड, जिसे हम कहते हैं नियोमाइसिन फॉस्फोट्रांसफरेज सेकेंड, ये जीन का नाम है। इस जीन की वजह से हमें कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, G418 और पैरोमोमाइसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये सारे के सारे अमीनो ग्लाइकोसाइड्स हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम नहीं है, लेकिन सबसे पहला अमीनो ग्लाइकोसाइड जो डिस्कवर किया गया था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन ही था, तो ऑफकोर्स वो उस पर भी असर दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही मैच हो रखा है। म्यूटेंट ALS और इमिडाजोलिन, तो ALS जो है यह है एसिटोलैक्टेट सिंथेज नाम की जीन है। अगर ये जीन खराब हो जाए तो फिर हर्बिसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है प्लांट के अंदर। हर्बिसाइड जैसे कि इमिडाजोलिन और साथ में सल्फोनिल यूरिया, तो ये भी सही हो गया। AADA रिफेम्सिन का रेजिस्टेंस, तो ये AADA जीन, इसका नाम है अमीनो ग्लाइकोसाइड एडेनिल ट्रांसफरेज, और ये अगेन जैसे कि नाम बता रहा है अमीनो ग्लाइकोसाइड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। रिफेम्सिन भी उसका एग्जाम्पल है, हमने पूछा वो भी देख रखा है, तो ये भी करेक्ट था। पैट पेनिसिलिन, तो पैट जो जीन है वो है फॉस्फेनोथ्रेसिन एसिटाइल ट्रांसफरेज जीन, जो कि एक हर्बिसाइड फॉस्फेनोथ्रेसिन या फिर ग्लाइफोसिनेट जिसे हम बोलते हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ये पेनिसिलिन के अगेंस्ट नहीं। पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जीन का नाम है BLA जीन, BLA जीन, बीटा लैक्टेमेज जीन। तो इसलिए ये ऑप्शन था मिसमैच। ऑप्शन नंबर डी है आपके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीडिएट डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन टू नेबरिंग सेल्स। अब यहां भी देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। डज नॉट मीडिएट डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसडक्शन, इस पॉइंट पर टिक कर जाना डायरेक्ट वाली कहानी के ऊपर। बीटा कैटेनिन की बात करें तो ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है जो कि सेल एडेशन में इन्वॉल्व होता है, मतलब सेल सेल आपस में चिपकती हैं तो वहां सिग्नलिंग कर सकता है। इट कैन मूव बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस टू मीडिएट सिग्नलिंग, तो ये तो भाई करता है डायरेक्ट। कनेक्शंस जो होते हैं दो सेल्स के बीच में, आपने कभी गैप जंक्शंस का नाम सुन रखा होगा, तो इनके थ्रू भी डायरेक्ट एक सेल से दूसरे सेल में सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ जा सकते हैं। BMP सेकेंड, जिसे हम बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन सेकेंड कहते हैं, ये ग्रोथ फैक्टर है और ये रिसेप्टर के थ्रू सिग्नलिंग करता है, लेकिन ये पैराक्राइन सिग्नलिंग भी कर सकता है, मतलब अगल बगल की मौजूद सेल्स पे डायरेक्ट अपना असर दिखा सकता है। डोपामिन जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, और न्यूरोट्रांसमीटर की कहानी क्या होती है कि भाई ये एक सेल का एक्सॉन है और एक दूसरी सेल का रिसीविंग पार्ट है, तो उसे ये रास्ता तय करना पड़ेगा बीच का, तो ये डायरेक्टली नेबरिंग सेल पर असर नहीं दिखाता, इसे बीच की स्पेस में ट्रेवल करना पड़ता है। तो इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट ट्रेवल्स अक्रॉस साइनेप्सिस टू कम्युनिकेट बिटवीन न्यूरॉन्स रादर देन डायरेक्टली मीडिएटिंग सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन टू नेबरिंग सेल्स। तो इसका आंसर है सही मायने में डोपामिन, क्योंकि उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है, वो डायरेक्ट टच में नहीं है सेल के।
जो कनेक्शन वाली बात थी वो कि भाई, हालांकि कई लोग ये बोल सकते हैं कि जो कनेक्शंस हैं वो सिग्नलिंग में काम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो तो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेट हो गई हैं एक सेल में, तो उनसे जो साइक्लिक एमपी बन रहा है या फिर कैल्शियम आयन बन रहे हैं, ये यहाँ से सेकंड सेल में ट्रांसमिट किए जा रहे हैं इनके थ्रू। अब है जी सर्कैडियन रिदम्स इन हायर वर्टिब्रेट इज प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द, तो इसका आंसर जो है वो पहला ही ऑप्शन है, सुप्राकास्मेटिक न्यूक्लियस, और ये हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। असल में न्यूरॉन्स का गुच्छा है, न्यूक्लियस वर्ड से सेल के अंदर बंद घुस जाना। ये एक सेंटर मान लीजिए कि एक एक्टिविटी का सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी सारे न्यूरॉन्स आपस में चिपकी हुई हैं और उन्होंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है, और यही है वो जो हमारी बॉडी की मास्टर क्लॉक है, जो हमें बताता है कि कब दिन है, कब रात है और कब क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10, रास और रैप प्रोटीन। बहुत लोगों ने तो ये क्वेश्चन में नाम सुन करके मान लिया होगा कि ये जो रास पाथवे है या रैप की पाथवे है, ये वाली कहानी है। रास प्रोटीन, रैप प्रोटीन। रास पाथवे तो सिग्नलिंग में थी, और रैप वाली कहानी जो थी हमने वो डॉकिंग में पढ़ी थी, जब हम लोग वेसिकल की डॉकिंग की बात कर रहे थे। तो ये उसका उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ये ध्यान रखो। हमेशा क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, देन डिसाइड करो कि ये किस फील्ड का है। बाइंड टू मेम्ब्रेन थ्रू प्रिनाइलेशन। प्रिनाइलेशन अकर इन विच अमीनो एसिड एंड लोकेशन। तो क्वेश्चन क्या असल में, क्वेश्चन है ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन का। ये पूछ रहा है कि प्रिनाइलेशन जो एक तरह का लिपिड होता है, कई मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें मेम्ब्रेन के साथ अटैच रखने के लिए हम उन पर लिपिड लगा देते हैं, जिससे मेम्ब्रेन धसे रहते हैं। एक्चुअली मैं लिपिड एंकर्ड बोल सकते हैं इनको आप। तो ये लिपिड कई टाइप के होते हैं, उनमें से एक है फार्नेसाइल या गैरेनल ग्रेनुल ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिनाइलेशन। और ये आमतौर पे कार्बोक्सिक अमीनो एसिड वाली साइड जो होती है पेप्टाइड की, देखिए हम जानते हैं पेप्टाइड की एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस डायरेक्शन है, तो सी टर्मिनस पर सिस्टीन लगा हुआ है, उस सिस्टीन पर आकर के थायोस्टर बॉन्ड के द्वारा, थायोईथर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो उसका जो आंसर है वो सही मायने में ऑप्शन नंबर बी है, सिस्टीन एट द सी टर्मिनल। ये डायग्राम है इसका। पाल्मिटोलेशन जो होता है उसमें कहीं इंटरनल सिस्टीन के ऊपर एक पामिटोल ग्रुप ऐड कर दिया गया है। तो अब जिस भी प्रोटीन की आप बात कर रहे हो, प्रोटीन यहाँ मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया, प्रोटीन नहीं घुसा मेम्ब्रेन के अंदर, बट एक एंकर मिल गया उसे लिपिड के रूप में। एन माइरिस्टोइल ग्रुप ये अमीनो टर्मिनस के ग्लाइसिन पर लगता है, और फार्नेसाइल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, ये कार्बोक्सी टर्मिनस के सिस्टीन पर। और ये भी देखने वाली बात है कि ये CH2 सल्फर के साथ जाके जुड़ा है, इसलिए हमने थायो बॉन्ड की बात की थी, थायोईथर बॉन्ड की। अब है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एंगल ऑफ रोटेशन पर रेसिड्यू इन अ 310 हेलिक्स एंड 3.613 अल्फा हेलिक्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन्होंने अल्फा हेलिक्स। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 310 हेलिक्स की बात कर रहे हैं और ये अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली, और पूछ रहे हैं कि रोटेशन पर रेसिड्यू कितना है। तो देखिए अल्फा हेलिक्स का याद है आपको कि एक टर्न में कितने अमीनो एसिड हैं, ये है 3.6 अमीनो एसिड, और 310 में यह नंबर 3 का ही होता है। मतलब अगर मैं कहूं कि यह है मेरा अल्फा हेलिक्स और ये है 310, तो 310 में एक टर्न के अंदर केवल 3 अमीनो एसिड होता है। अब सिंपल सा मैथ है भाई, एक कंप्लीट टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है जी। तो अगर आपको यह पता लगाना है कि पर रेसिड्यू कितना रोटेशन हो रहा है, तो आप डिवाइड कर दो। अल्फा वाले केस में 3.6 से, और 310 वाले केस में आप 3 से डिवाइड करोगे। कैलकुलेशन मैंने कर दी है आपके लिए आसान। तो 310 हेलिक्स में रेसिड्यू पर टर्न है 3, अल्फा हेलिक्स में 3.6, और नंबर कैलकुलेट कर लोगे 310 में आपको मिल जाएगा 120 डिग्री पर रेसिड्यूज, और इसमें मिल जाएगा आपको 100 डिग्री पर रेसिड्यूज। तो इस तरीके से ये आंसर भी सिंपल था। मतलब पहली बार नज़र मारने में ऐसा लगता है कि भाई ये हमसे नहीं होगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें ये अल्फा दिख जाएगा। और जब भी आप अल्फा हेलिक्स पढ़ते हो तो देखो आप क्या करते हो, 1.5 एंगस्ट्रॉम वाली कहानी पढ़ते हो, 3.6 रेसिड्यूज पर टन की बात करते हो, तो अगर आप उससे भी करोगे तब भी आपको आंसर मिल जाने वाला ही था। आई फ्लाई की क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत एक्यूरेटली टू द पॉइंट बातें करते हैं, इन डेप्थ। ये अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो वो भी हम लोग ठीक कर देते हैं। ये मान के चलिए कि जब स्टूडेंट हम लोग के पास आते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, हमें ही सब कुछ देना है। तो हम स्टूडेंट्स को गेट, CSIR नेट, DBT, ICMR, गेट बी, MSc एंट्रेंस, CUT PG, इन तरह के तमाम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्योर फाउंडेशन से स्टार्ट करके उन्हें एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि वो अपने पेपर को प्रॉपरली कर सकें।
आई फ्लाई को ज्वाइन करने का रास्ता बड़ा सिंपल सा होता है। आप व्हाट्सअप करते हैं मुझे 9013902981 पर। हम लोग कॉल करेंगे, कोर्सेज के डिटेल समझाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा एंड देन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि ऑनलाइन मोड में होती हैं। यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं तो लाइव क्लासेस भी हैं। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं #iFlyNetGate, और आई फ्लाई ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज के। तब तक के लिए बाय बाय।